मुंबई की शाम रात में ढलती जा रही थी। बैंड स्टैंड पर लगी दुकानें लाइट से जगमगाने लगी थीं। अनुज, अनमोल, लूची, रीति और हैदर की सुबह ने शाम और शाम ने खुद को रात में कब तब्दील कर लिया, कोई नहीं महसूस कर पाया। अनुज की आंखों ने न जाने कौन सा चेहरा देख लिया था जो वो बिल्कुल बावलों की तरह उसकी ओर भागा जा रहा था। उस लड़की के गले में पड़ा हल्का दुपट्टा उसे छूटे जाने को बेताब लग रहा था। उसके खुले हुए बाल हवाओं में तैर रहे थे। उसने नीले रंग की जीन्स पर ब्लैक कलर का टॉप पहन रखा था। अनुज भागता हुआ सिर्फ उसकी पीठ देख पा रहा था। वो लड़की लगातार समुद्र की ओर बढ़ती जा रही थी, मदहोश सी। अभी भी समुद्र के पानी से भीगी चट्टानों पर कपल्स अपनी जिंदगी के सुनहरे पलों को जी रहे थे। अनुज उस लड़की के बहुत करीब पहुंच चुका था और वो लड़की समुद्र के पानी में अपने पैर भिगा चुकी थी, मगर उसके पैरों ने तो जैसे ना रुकने की कसम खा ली थी। अनुज के हाथ उसके कंधे पर जाने के लिए बेकरार थे, मगर उसके दिल की धड़कनें उसे बार बार बहका रही थी। कहीं वो कुछ गलत तो नहीं करने जा रहा, कहीं उसकी आंखों ने कोई धोखा तो नहीं खाया। अनुज ने अपनी धड़कनों को जैसे थाम लिया और अपना हाथ उस लड़की के कंधे पर रख दिया। वो लड़की किसी स्टैचू की तरह थम कर रह गई। कुछ पल तक दोनों के दिमाग जैसे शांत रह गए। तभी वो लड़की झटके से मुड़ी। तुम? वो लड़की चीखी। तुम? अनुज हैरानी से बोला। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? जाओ यहाँ से। क्यों जाओ? ये क्या तुमने खरीद लिया है? ओह गॉड, मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ कर पाऊंगी या नहीं? वो लड़की तंग आकर बोली। जरूर, मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ करोगी। अनुज ने एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। वो लड़की अनुज को खोई हुई निगाहों से देखने लगी। वैसे तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? अनुज ने उस लड़की से कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? अपने चेहरे पर उड़ते हुए बालों को संभालते हुए वो बोली। मैं आया नहीं, लाया गया। अनुज एक चट्टान की ओर बढ़कर बोला। मतलब? रास्ते में एक लड़की ने लिफ्ट दी, फिर यहाँ ले आई। अनुज ने समुद्र की लहरों को देखते हुए कहा। अब तुम बताओगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? घर क्यों नहीं गई? अनुज चट्टान पर बैठते हुए बोला। मेरा मन नहीं करता घर जाने का। लगता है सबसे दूर कहीं चली जाऊं, बहुत दूर। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रीति? दूर जाने का मतलब भी जानती हो? अनुज ने जिस लड़की को देखा था वो कोई और नहीं, रीति ही थी। मैं सब कुछ जानती हूँ अनुज, तभी चाहती हूँ दूर चली जाऊं, रीति ने कहा। मगर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अनुज ने कहा। अचानक रीति को कुछ याद आया और वो बोली। तुम कौन हो? मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। तुम मुझसे ये सब सवाल क्यों कर रहे हो? रीति ने अनुज से कहा। मैं कोई नहीं हूँ, लेकिन जब कोई परेशान होता है तो अपनी प्रॉब्लम किसी पत्थर को भी बता देता है। मैं तो फिर भी इंसान हूँ। अनुज ने रीति को देखते हुए कहा। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं किसी को कुछ नहीं बताती। रीति धीरे धीरे अपने रूप में आती जा रही थी। उसकी आंखों में डर, उसके चेहरे पर चिंताएं साफ नजर आने लगी थी। रीति, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? अनुज खड़ा हो गया था। वो रीति की ओर बढ़ते हुए बोला। रीति अपने कदम धीरे धीरे पीछे ले जाने लगी। तभी रीति का फोन बजा और वो धक सी रह गई। अनुज ये देखकर हैरान हो गया। रीति ने फटाक से फोन उठाया और हकलाती हुई बोली। या मॉम, कहाँ हो तुम? दूसरी ओर से तारिका की गुस्से से भरी हुई आवाज गूंजी। वो मॉम, मैं अभी आई, रीति ने कहा और फोन कट करके वहां से भागी। अरे सुनो तो। अनुज उसे रोकने की कोशिश करता रह गया। अजीब लड़की है, पहले इतने अच्छे से बात कर रही थी, अचानक क्या हो गया? अनुज अपने ही आप में बड़बड़ाया। हटाओ, मुझे क्या? मुझे भी निकलना चाहिए, वरना मेरे महान दोस्त खाना सारा चट करके ताला मारकर सो जाएंगे। अनुज ने गहरी सांस भरकर कहा और खुद भी थका हारा सा वहां से वापस होने लगा। रात के 9 बज रहे थे।
ना जाने किस कॉल के लिए 1 घंटे तक अपने बाप को भूखा मार रहा है नालायक। अनमोल के पापा अपने आप में ही बड़बड़ाए। यहाँ रीति अपने घर पहुंच चुकी थी। वो अभी भी काफी डरी हुई लग रही थी। वो जैसे ही घर के अंदर गई उसने देखा कि उसकी नानी सोफे पर बैठी हुई कुछ फ्रूट्स काट रही थी। नानी की नजर जैसे ही रीति पर पड़ी वो खुश होती हुई बोली, अरे आ गई मेरी बच्ची। नानी, मॉम कहाँ है? रीति डरी हुई सी बोली, वो अपने कमरे में गई, अभी अभी तेरा इंतजार करके। वैसे तू डर मत, वो आज तुझे नहीं डांटेगी। रीति की नानी रीति के मुंह में जबरदस्ती एक सेब का टुकड़ा डालते हुए बोली, और ऐसा कैसे होगा नानी? रीति सेब को खाने के चक्कर में ठीक से नहीं बोल सकी, क्योंकि आज उसकी लाडली भतीजी तान्या यहाँ 1 हफ्ते उसके पास रुकने आई है। नानी ने रीति से कहा, व्हाट? तान्या? रीति ने कहा, हाँ तान्या, अब वो पुणे से यहाँ शिफ्ट हो गई है, अब वो तेरे साथ ही हॉस्पिटल जाएगी। नानी ने रीति से कहा, नानी मेरी लाइफ से टेंशन्स जाती क्यों नहीं? रीति बच्चों की तरह बोली, ओह तो अब मैं टेंशन हूँ? सीढ़ियों से उतरती हुई एक खूबसूरत लड़की बोली, ओ नहीं तान्या, मेरा मतलब तुमसे नहीं था। रीति उस लड़की को देखकर खड़ी होते हुए बोली, मैं भोली नहीं हूँ तुम्हारी तरह। वैसे ये बताओ आज कैसा रहा सब कुछ? तान्या सोफे पर बैठकर बोली, कुछ ठीक नहीं रहा। रीति भी अपसेट सी तान्या के पास बैठ गई। तुम्हारे मुंह से मैं हमेशा यही क्यों सुनती हूँ रीति, कभी गुड न्यूज भी दिया करो। तान्या नाराज होते हुए बोली, इनके मुंह से गुड न्यूज निकल गई तो धरती नहीं फट जाएगी तान्या? सीढ़ियों से उतरती हुई तारिका रीति पर ताना कसते हुए बोली, ओह फो बुआ, आप भी ना बेचारी को छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ती। तान्या स्माइल करते हुए बोली, ये कहो सच बोलने से पीछे नहीं हटती मैं। तारिका नीचे आ चुकी थी। वो तान्या के पास बैठकर बोली, मैं सचमुच तंग आ चुकी हूँ तान्या इससे। मुझे खुद पर शर्म आती है कि मैंने इसे पैदा किया है। काश तुम मेरी बेटी होती तो आज कितना नाम होता मेरा, जैसे तुम्हारे पापा का है। बस भी करो ना बुआ, और ये बताओ आगे का क्या प्लान है? तान्या ने रीति को सस्पिशियस नजरों से ताड़ते हुए कहा। रीति उसकी नजरें देखकर समझ गई, तुम जानती तो हो ही मैं जल्दी हार नहीं मानती तान्या, आगे सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तारिका तान्या को देखते हुए बोली। तभी रीति का फोन बज उठा। सभी की नजरें रीति पर ही टिकी थी। रीति ने जैसे ही अपना फोन देखा वो थोड़ा घबरा गई। अरे फोन उठा बेटा। रीति की नानी ने रीति से प्यार से कहा, नानी वो मैं आती हूँ जरा। रीति बोली और सीढ़ियों की ओर भागी। कर लोगी ना तान्या? तारिका ने पूछा। आप डाउट कब से करने लगी बुआ? तान्या सस्पिशियस स्माइल के साथ बोली,